यूजीसी नेट के हिस्ट्री सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है पूर्व मध्यकाल के उत्तर राजवंश, जिसमें से हम प्रतिहार और गढ़वाल पहले ही कर चुके हैं, बाकी के वंश इसमें करेंगे। तो पहला है गुजरात के चालुक्य वंश से। गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मूलराज प्रथम। गुजरात के चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो अनिलवार थी। किस चालुक्य शासक के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था? तो भीम प्रथम के टाइम पे। भीम प्रथम के मंत्री विमल शाह ने देवपाड़ा में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो विमल शाही या आदिनाथ मंदिर। विमल शाही या आदिनाथ मंदिर का शिल्पकार कौन था? तो कीर्तिधर था। किस चालुक्य शासक ने त्रैलोक्यमल की उपाधि धारण की थी? तो कर्ण ने की थी। जैन आचार्य हेमचंद्र किसके दरबार में रहते थे? तो जयसिंह सिद्धराज। हेमचंद्र द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो कुमारपाल चरित या फिर द्वयाश्रय महाकाव्य। किस चालुक्य शासक ने मालवा के परमार शासक यशोवर्मन पर विजय के उपलक्ष्य में अवंतीनाथ की उपाधि धारण की थी? तो जयसिंह सिद्धराज ने की थी। जयसिंह सिद्धराज ने सिद्धपुर में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया था। जयसिंह सिद्धराज ने कब सिंह संवत प्रारंभ किया था? तो 1113 ईस्वी में। किस चालुक्य शासक ने सोमनाथ मंदिर के यात्रियों पर लगने वाला तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? तो कुमारपाल ने। किस चालुक्य शासक ने चौहान नरेश अर्णोराज को हराया और बाद में अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज से करवाया? तो वो थे जयसिंह सिद्धराज। एक मिनट, इसका भी आंसर जो है जयसिंह सिद्धराज ही होगा। किसने सोमनाथ मंदिर के यात्रियों पर लगने वाला कर हटा दिया था। सोमनाथ मंदिर का अंतिम रूप से पुनर्निर्माण किस चालुक्य शासक द्वारा 1169 ईस्वी में करवाया गया था? तो ये थे कुमारपाल। किस शासक ने जैन आचार्य हेमचंद्र के प्रभाव में आकर अपना शैव धर्म छोड़कर जैन धर्म स्वीकार कर लिया था? तो कुमारपाल। हेमचंद्र ने कुमारपाल को कौन सी उपाधि दी थी? तो परमाहर्त। किस चालुक्य शासक को जैन परंपराओं में जैनियों के संत्राहक के रूप में वर्णित किया गया है? तो अजयपाल। किस चालुक्य शासक ने 1178 ईस्वी में आबू के निकट मोहम्मद गोरी को हराया था? तो मूलराज द्वितीय ने। क्योंकि मूलराज द्वितीय नहीं थे, एक्चुअली जो है उसकी माता उस लड़ाई को लीड कर रही थी। मैं उसी का नाम ढूंढ रहा था, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मोहम्मद गोरी के विरुद्ध आबू के युद्ध में 1178 ईस्वी में सेना का संचालन किसने किया था? तो नाइकी देवी, जो कि मूलराज द्वितीय की माता थी। चालुक्य वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के समय वास्तुपाल एवं तेजपाल ने देलवाड़ा में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो लूवन सही मंदिर का। लूणव सही मंदिर का वास्तुकार कौन था? तो शोभन देव था। उत्तर सुंदरी कथा के लेखक सोढल किसके दरबार में थे? तो चालुक्य शासकों के दरबार में थे। प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतंग किन शासकों के दरबार में थे? तो वो भी चालुक्य शासकों के दरबार में थे। चालुक्य शासकों द्वारा तीर्थ यात्रियों से कौन सा कर लिया जाता था? तो कूट नामक कर लिया जाता था। मालवा में परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो उपेंद्र था। परमार वंश का प्रथम महत्वपूर्ण राजा कौन था? तो सियक द्वितीय था। किस परमार शासक ने राष्ट्रकूट नरेश खोड्डिक को हराया और राष्ट्रकूटों की अधीनता से मुक्त हुए? तो सियक द्वितीय। परमारों की स्वतंत्रता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अगर वास्तविक संस्थापक देखा जाए तो वो मुंज को कहा जाता है। परमार वंश की शक्ति का वास्तविक उदय किसके समय हुआ? तो वाकपति मुंज। मुंज ने कल्याणी के चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय को कितनी बार पराजित किया था? तो 6 बार पराजित किया था, लेकिन 7वीं बार वो खुद हार गया और मारा गया। मुंज ने धारा में किस झील का निर्माण करवाया था? तो मुंज सागर झील। नवसासांग चरित के लेखक कौन थे जो मुंज के दरबार में थे? तो पद्मगुप्त थे। 10 रूपक के लेखक धनंजय किसके दरबार में थे? तो मुंज के दरबार में थे। मुंज ने कौन सी राष्ट्रकूट शासकों की उपाधियां धारण की थी? तो पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ और अमोघ वर्ष। किस ग्रंथ में सिंधु राज की जीवनी वर्णित है? तो नवसासांग चरित। भोज ने उज्जैन के स्थान पर किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो धारा नगरी को। भोज की सभा का क्या नाम था?
तो सरस्वती सभा। भोज ने चित्तौड़ में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो त्रिभुवन नारायण मंदिर। किस परमार शासक को कविराज की उपाधि से भी जाना जाता था? तो भोज को। भोज द्वारा स्थापत्य शास्त्र पर रचित प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? तो सम्रांगण सूत्रधार। किस ग्रंथ में विभिन्न प्रकार की नावों के निर्माण की चर्चा है? तो युक्ति कल्पतरु। भोज की मृत्यु पर प्रचलित कहावत का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो प्रबंध चिंतामणि में। परमार भोज को मध्य युग का क्या कहा जाता है? तो विक्रमादित्य कहा जाता है। भोज ने किस धर्म से संबंधित पुस्तक तत्व परीक्षा लिखी थी? तो शैव धर्म से। भोज ने किस नगर की स्थापना की और किस तालाब का निर्माण कराया? तो भोजपुर नगर की स्थापना की और भोजसर तालाब का निर्माण कराया। 11वीं शताब्दी में मध्य भारत में संस्कृत शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तो धारा था। भोज ने धारा में किस महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो भोजशाला नामक संस्कृत महाविद्यालय। वाग्देवी सरस्वती की प्रतिमा का मूर्तिकार कौन था? तो मंथन था। 1 मिनट, इसमें मुझे कंफ्यूजन है कि मंथन था या भास्कर भट्ट था। वैसे इसमें आंसर मंथन दिया हुआ है, लेकिन एक बार चेक कर लेना। जैन लेखक धनपाल ने किन ग्रंथों की रचना की थी? तो पदयुम्न चरित या मृत पदयुम्न चरित और मृत संजीवनी। किस परमार शासक ने विदिशा के पास उदयपुर नगर बसाया था? तो उदयादित्य ने। उदयादित्य ने उदयपुर में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो नीलकंठेश्वर मंदिर। परमारों की कौन सी शाखा सबसे प्रमुख थी? तो धारा। किस परमार शासक ने निर्वाण नारायण की उपाधि धारण की थी? तो नरवर्मन ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कब मालवा पर अधिकार कर लिया था? तो 1305 ईस्वी में। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने की थी। बंगाल में व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने के लिए प्रजा ने किसे अपना राजा चुना था? तो गोपाल को चुना था। पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल ने बिहार में किस विहार का निर्माण करवाया था? तो उदंतपुरी विहार का निर्माण करवाया था। गुजराती कवि सोढल ने उदय सुंदरी कथा में धर्मपाल को क्या कहा है? तो उत्तरापद स्वामी कहा है। धर्मपाल को किस प्रतिहार शासक और राष्ट्रकूट शासक ने हराया था? तो वत्सराज और ध्रुव ने। धर्मपाल ने कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। धर्मपाल ने सोमपुरी, वर्तमान में जो बांग्लादेश में स्थित है, उसमें किस महान विहार का निर्माण करवाया था? तो सोमपुरी महाविहार। धर्मपाल ने बोध गया में किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? तो महाबोधि मंदिर। धर्मपाल के बाद पाल वंश का अगला शासक कौन बना? तो देवपाल। देवपाल ने किसे हराकर उत्कल को अपने साम्राज्य में मिलाया? तो राष्ट्रकूटों को। देवपाल ने सुमात्रा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में किस विहार के निर्माण की अनुमति दी थी? तो 5 गांवों के दान सहित विहार दिया। मतलब 5 गांव का दान जो है वो नालंदा को उसने दान दिया था। देवपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मुंगेर में की थी। पाल शासकों की प्रसिद्धि मुख्य रूप से किस लिए थी? तो बौद्ध धर्म के संरक्षण की वजह से थी। पालकालीन बौद्ध कला का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तो नालंदा था। किस पाल शासक के समय बिहार में प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतीश दीपांकर रहते थे? तो महिपाल प्रथम के टाइम पे रहते थे। महिपाल प्रथम ने बोध गया के बौद्ध मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और किसके द्वारा निर्मित 2 स्तूपों को भी मरम्मत करवाया? तो अशोक द्वारा। कवि संध्याकर नंदी द्वारा रचित किस ग्रंथ में रामपाल की जीवन कथा वर्णित है? तो रामचरित में। रामपाल ने किस नगर की स्थापना की थी? तो रामवती नगर की स्थापना की थी। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गोविंद पाल था। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सामंत सेन ने की थी। सेन वंश के शासक मूलतः किस धर्म के ब्राह्मण थे? तो कर्नाटक के थे, कर्नाटक क्षेत्र के ब्राह्मण थे। सेन वंश की राजधानी क्या थी? तो विजयपुर थी। देवपाड़ा प्रशस्ति के अनुसार किस शासक ने मिथिला, कामरूप, कलिंग और उत्तरी भारत के कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी? तो विजय सेन ने। देवपाड़ा प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो उमापतिधर। किस सेन शासक ने कुलीनवाद नामक सामाजिक आंदोलन चलाया था? तो बल्लाल सेन ने। बल्लाल सेन ने स्मृतियों पर किस ग्रंथ की रचना की थी? तो दान सागर। अद्भुत सागर नामक ग्रंथ किसने प्रारंभ किया था और किसने इसे पूरा किया? तो बल्लाल सेन ने प्रारंभ किया और लक्ष्मण सेन ने
पूरा किया। अद्भुत सागर किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो खगोल विज्ञान से संबंधित है। बल्लाल सेन ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो उत्तरापद स्वामी और परम सौभाग्य। लक्ष्मण सेन ने प्राचीन राजधानी गौड़ के समीप किस अन्य राजधानी की स्थापना की थी? तो लखनौती की। 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने सेन वंश की किस राजधानी पर अधिकार कर लिया था? तो लखनौती पर। गीत गोविंद और चंद्रालोक के लेखक जयदेव किसके दरबार में थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। पवन दूत के लेखक धोई किसके दरबार में थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। लक्ष्मण सेन ने किस गढ़वाल नरेश को पराजित किया था? तो जयचंद को। लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि श्रीधर दास ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो सदुक्ति कर्णामृत। लक्ष्मण सेन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो परम भागवत की उपाधि धारण की थी। लक्ष्मण सेन के लेख किसकी स्तुति से प्रारंभ होते हैं? तो विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होते हैं। सेन वंश के किस शासक ने 1119 ईस्वी में बंगाल में सेन संवत प्रारंभ किया था? तो लक्ष्मण सेन ने किया था। सेन शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। सेन वंश के अभिलेखों में दान के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता था? तो अग्रहार। बल्लाल सेन द्वारा लिखित दान सागर किस विषय पर आधारित है? तो स्मृतियां, नियम और धार्मिक कर्तव्य। सेन वंश के शासकों की कौन सी उपाधि उनकी राजधानी के संदर्भ में थी? तो थी गौड़ेश्वर, क्योंकि गौड़ जो है वो बंगाल में। सेन वंश के किस शासक ने अपनी वृद्धावस्था में संन्यास ले लिया था? तो बल्लाल सेन ने लिया था। सेन काल में कृषि योग्य भूमि पर लिया जाने वाला मुख्य कर क्या कहलाता था? तो भाग कहलाता था। इस तरह से पहला 100 कंप्लीट होता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 100 करते हैं। कलचुरी वंश के शासक स्वयं को किसका वंशज मानते थे? तो कीर्तिवीर अर्जुन का वंशज मानते थे। कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कोक्कल प्रथम था। किस कलचुरी शासक के शासनकाल में राजशेखर कन्नौज छोड़कर त्रिपुरी आ गया था? तो युवराज प्रथम के टाइम पे। भेड़ा घाट का प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो युवराज प्रथम ने कराया। राजशेखर ने युवराज प्रथम को किस नाम से पुकारा है? तो उज्जैनी भुजंग नाम से। कलचुरी वंश का कौन सा शासक विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा था? तो गांगेयदेव था। किस कलचुरी शासक ने पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के प्रचलित हो जाने के बाद उन्हें उत्तर भारत में पुनः प्रारंभ करवाया? तो गांगेयदेव ने। गांगेयदेव के सिक्कों पर किसका चिन्ह अंकित है? तो बैठी हुई लक्ष्मी का। गांगेयदेव ने कहाँ पर 100 रानियों के साथ मृत्यु को प्राप्त किया था? तो प्रयाग में वट वृक्ष के नीचे। कर्ण के शासन काल में कौन सा प्रसिद्ध विद्वान निवास करता था? तो लक्ष्मीधर निवास करता था। लक्ष्मीधर द्वारा रचित किस ग्रंथ में 75 प्रकार के संगीत यंत्रों का उल्लेख है? तो संगीत मकरंद का। कलचुरी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विजय सिंह था। किस कलचुरी शासक ने कन्नौज के गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र की माता को हराया था? तो विजय सिंह था। कलचुरी वंश को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? तो चेदी या है वंश। कलचुरी शासक गांगेयदेव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि। कर्ण की मृत्यु कब हुई थी? तो 1073 ईस्वी में। कर्ण ने अपनी शक्ति का विस्तार कहाँ तक किया था? तो पूर्व में बंगाल तक और दक्षिण में कर्नाटक तक। कर्ण ने किस शासक के साथ मिलकर परमार भोज को परास्त किया था? तो भीम प्रथम के साथ मिलकर। राजशेखर द्वारा रचित काव्य मीमांसा और विद्यशाल भंजिका नामक ग्रंथ किस शासक के दरबार में लिखे गए थे? तो युवराज प्रथम के टाइम पे लिखे गए थे। कश्मीर में कारकोट वंश का संस्थापक कौन था? तो दुर्लभ वर्धन था। दुर्लभ वर्धन था। कश्मीर में कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो ललितादित्य मुक्तापीर। ललितादित्य मुक्तापीर के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने गौरवों की रचना की? तो वो थे वाकपति राज। ललितादित्य मुक्तापीर ने कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो मार्तंड सूर्य मंदिर और परिहास में विष्णु मंदिर। ललितादित्य मुक्तापीर ने किस नगर की स्थापना की थी? तो परिहासपुर की। ललितादित्य मुक्तापीर को कहाँ का नेपोलियन कहा जाता है? तो उत्तर भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी में ललितादित्य मुक्तापीर के शासनकाल का उल्लेख कैसा किया है? तो यह कश्मीर के इतिहास का स्वर्णिम युग था। ललितादित्य मुक्तापीर ने कन्नौज के किस शासक को पराजित किया था?
तो यशोवर्मन को पराजित किया था। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ललितादित्य मुक्तापीर। कारकोट वंश के शासक किस धर्म को मानते थे? तो हिंदू धर्म और भी विशेषकर वैष्णव और शैव। उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी? तो अवंतीवर्मन ने की थी। अवंतीवर्मन ने किस नदी पर अवंतीपुर नगर की स्थापना की थी? तो झेलम नदी पर। अवंतीवर्मन ने किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए किस इंजीनियर को नियुक्त किया था? तो सुया को नियुक्त किया था। उत्पल वंश का वह शासक जिसने अपनी पत्नी के नाम पर सुगंधेश नगर की स्थापना की और सुगंधेश मंदिर का निर्माण करवाया था, वो था शंकर वर्मन। रानी दिद्दा ने किसके सहयोग से शासन किया था? तो मंत्री तुंगा। रानी दिद्दा ने किस वंश की स्थापना की थी? तो लोहार वंश की। मतलब कि ये थी तो यशस्कर वंश की, लेकिन इसी के बाद जो है संग्राम सिंह जो इसका भतीजा था वो जो है लोहार वंश में आता है, तो इसलिए रानी दिद्दा को ही इसका संस्थापक माना जाता है। राजतरंगिणी में उत्पल वंश के किस शासक के शासनकाल में साहित्य और कला का विशेष उल्लेख मिलता है? तो अवंतीवर्मन के। अवंतीवर्मन के दरबार में कौन से प्रसिद्ध विद्वान थे? तो आनंदवर्धन और रत्नाकर। उत्पल वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो आंतरिक कलह और कमजोर शासक। यशस्कर वंश की स्थापना किसने की थी? तो यशस्कर देव ने की थी। यशस्कर वंश के किस शासक के बाद कश्मीर में अस्थिरता का दौर शुरू हुआ? तो यशस्कर देव के बाद। हालांकि दूसरा यह शासक जो है क्षेमगुप्त था, लेकिन ये उतना शक्तिशाली शासक नहीं था। यशस्कर वंश का शासनकाल किस अवधि में था? तो 939 से 948। यशस्कर वंश के शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए जाने जाते थे? तो न्यायप्रिय और सुशासित। यशस्कर वंश के किस शासक ने अपनी नीतियों में प्रजा में असंतोष पैदा किया? तो वर्णक ने। कश्मीर में लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो संग्राम सिंह। मैंने बताया ना कि दिद्दा जो है उसने संग्राम राज को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लोहार वंश की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो दिद्दा थी। दिद्दा ने अपनी मृत्यु से पूर्व किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो संग्राम राज को। संग्राम राज ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो लोहारकोट। किस शासक को कश्मीर का नीरो कहा जाता है? तो हर्ष को कहा जाता है। कल्लन ने राजतरंगिणी में हर्ष को किन गुणों से युक्त बताया है? तो विद्वता और कला प्रेम। हर्ष किस धर्म को मानता था? तो वैष्णव और शैव धर्म। हर्ष ने किस मंदिर से मूर्तियों को लूटने का आदेश दिया था? तो हिंदू मंदिरों से। हालांकि इस पे थोड़ा सा जो है मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि आंसर तो ऐसे सिर्फ हिंदू मंदिरों दिया हुआ है, लेकिन एक बार चेक कर लेना। हर्ष के शासनकाल में हुई उच्चल और सुसल की विद्रोह का कारण क्या था? तो उच्च कर और निरंकुशता। कल्लन की राजतरंगिणी का वर्णन किस शासक के शासन के साथ समाप्त हो जाता है? तो जयसिंह के साथ। कल्लन की राजतरंगिणी में कश्मीर में किस उद्योग का उल्लेख मिलता है? तो रेशम बुनाई। भारत में रेशम के कीड़े कब चीन से लाए गए थे? तो ईसा पूर्व पहली सदी में। प्रथम राजतरंगिणी के लेखक कल्लन किसके समकालीन थे? तो जयसिंह के समकालीन थे। द्वितीय राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो जॉन राज थे। जॉन राज को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो ज्योत्सन कारा। तृतीय राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो श्रीवर थे। चौथी राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो प्रज्ञा भट्ट और सूका थे। चौथी राजतरंगिणी में कब तक का कश्मीर का इतिहास वर्णित है? तो 1596 ईस्वी तक। हरि विजय के लेखक कौन थे? तो रत्नाकर थे। शिवांक और अभ्युदय के लेखक कौन थे? तो शिव स्वामी थे। 11वीं सदी के प्रसिद्ध कश्मीरी लेखक क्षेमेंद्र की प्रमुख रचना कौन सी थी? तो वृहत कथा मंजरी। सोमदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो कथा सरित सागर। अभिनव गुप्त ने किस विषय पर महत्वपूर्ण रचनाएं की? तो साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र और दर्शन, विशेषकर कश्मीर शब्द दर्शन। कल्लन ने राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास को कितने तरंगों में विभाजित किया है? तो 8 तरंगों में। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर पर शासन करने वाला अंतिम महत्वपूर्ण लोहार शासक कौन था? तो राजतरंगिणी में संग्राम राज ही दिया गया, उसके आगे तो किसी का वर्णन किया नहीं गया है, ऐसा बात नहीं है, आगे किया गया वर्णन ऑफकोर्स, और वो था हर्ष। कश्मीर के किस शासक ने 1128 से 1155 ईस्वी तक शासन किया था? तो जयसिंह ने। लोहार वंश के पतन का एक मुख्य कारण क्या था? तो शासकों की आपसी फूट। कश्मीर के किस राजवंश ने अपनी स्वतंत्र पहचान स्थापित की और भारत के अन्य राज्यों से कम प्रभावित रहा? तो इन तीनों ने ही, ये सभी। दशावतार चरित्र के लेखक कौन थे? तो क्षेमेंद्र थे। कथा सरित सागर में किस प्राचीन भारतीय कथा संग्रह का उल्लेख है?
तो बृहत कथा का है। कश्मीर के किस शासक ने अपने मंत्रियों को भी मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो हर्ष को। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभवर्धन का शासनकाल क्या था? तो 625 से 661 ईस्वी। कश्मीर में चीनी तीर्थयात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो दुर्लभवर्धन के शासनकाल में आया था, और इसी ने जो है हर्षवर्धन को बुद्ध के दांत भी दिए थे। ललितादित्य मुक्तापीर ने अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक किया था? तो पूरे उत्तर भारत तक। राजतरंगिणी में वर्णित किस काल को कश्मीर का स्वर्णिम युग कहा गया है? तो कारकोट वंश के काल को। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर किस वंश का शासन हुआ? तो उत्पल वंश का। उत्पल वंश के अवंती वर्मन ने किसानों के लिए सिंचाई हेतु किसका निर्माण करवाया? तो नहर। शंकर वर्मन ने किस युद्ध में गुरदासपुर के शासक को पराजित किया था? तो उदयपुरी का युद्ध। उत्पल वंश के किस शासक ने अपने पुत्र को अयोग्य पाकर रानी दिद्दा को सत्ता सौंप दी थी? तो क्षेमगुप्त ने। रानी दिद्दा ने किस मंत्री की सहायता से आंतरिक विद्रोहों का दमन किया? तो तुंगा की सहायता से। लोहार वंश की राजधानी लोहार कोट वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। हर्ष के शासनकाल में सिक्कों पर किसका चित्र अंकित था? तो राजा स्वयं का चित्र अंकित था। राजतरंगिणी में कल्हण ने हर्ष के बारे में क्या कहा था? कि पहली बात, वो क्रूर और धनोलुप शासक भी है और विद्वान और कला का प्रेमी भी है, यानी बी और सी दोनों। लोहार वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक जयसिंह का शासनकाल कब तक था? तो 1155 ईस्वी। यानी वो जो था लोहार वंश का अंतिम सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो उसका आंसर जयसिंह होगा, ना कि हर्ष। वो देख लेना एक बार। कल्हण की राजतरंगिणी का मुख्य विषय क्या है? तो कश्मीर का इतिहास। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर किस शैली में बना है? तो कश्मीरी शैली में। देखो बात है कि किताब में कुछ आंसर गलत भी दिए हुए हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। कारकोट वंश के किस शासक ने तिब्बती सेना को पराजित किया था? तो ललितादित्य मुक्तापीर ने। उत्पल वंश के अवंती वर्मन ने किस शहर की स्थापना की थी जो अपनी कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था? तो अवंतीपुर की। रानी दिद्दा के बाद लोहार वंश में अस्थिरता का मुख्य कारण क्या था? तो कमजोर उत्तराधिकारी और सत्ता संघर्ष। नीति मंजरी के लेखक कौन थे? तो क्षेमेंद्र थे। कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी में किस शासक को महान के रूप में चित्रित किया है? तो ललितादित्य मुक्तापीर को। यशस्कर वंश के शासक किस वंश के करों से जनता पर बोझ डालते थे? मतलब कौन सा ऐसा शासक था जो कि जनता पर बहुत ज्यादा करों का बोझ डालता था? तो इसका कोई उल्लेख नहीं। यार ये अजीब क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में। मतलब देखो, तो पहली बात कि पूर्व मध्यकाल में जो है ना, जो राजवंश है उसके बारे में क्वेश्चन बहुत कम है, तो इसीलिए जो है कुछ जो है बुक में ऊटपटांग चीजें दी गई। कश्मीर में रेशम बुनाई का उल्लेख करने वाला सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? तो राजतरंगिणी। श्रीवर्ग किस शासक के समकालीन थे और उन्होंने कौन सी राजतरंगिणी लिखी थी? तो जैनुल अबिदीन और तृतीय राजतरंगिणी लिखी थी। बृहत कथा मंजरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो इस तरह से जो पूर्व मध्यकाल का उत्तर भारत का राजवंश था वो सब कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में जो है हम दक्षिण भारत के राजवंश करेंगे। जब भी आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना शुरू करें तो एक पेपर और पेन लेकर बैठें और 100 एमसीक्यूज में से आपके कितने सही हो रहे हैं इसको ज़रूर चेक करें और अपना स्कोर कमेंट करें ताकि मैं भी आपके प्रोग्रेस को देख सकूं। बाकी रोज़ मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट डे का टॉपिक बता दिया करूंगा और आपको हर एक सोर्स से उतना पढ़ के आना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।